अब हमारे साथ हैं वाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया, जो देश के सबसे बड़े मनी मैनेजर्स में से गिने जाते हैं। इन्वेस्टिंग में 2 डेकेड से ज़्यादा का अनुभव है आशीष सोमैया को और एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज थोड़ा सा देरी से आपके पास आ रहे हैं, उसके लिए अपॉलॉजीज। एक मैनेजमेंट से बात हो रही थी। अ, अ, आशीष जी, क्या व्यू बन रहा है अब इस समय मार्केट पर? क्योंकि इस साल का मैं रिटर्न्स देख रहा था, निफ्टी में करीब 9%, बैंक निफ्टी में नेगेटिव रिटर्न्स, मिड कैप इंडेक्स में 33% के रिटर्न और स्मॉल कैप में उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स। तो अब यहाँ से क्या करें इन्वेस्टर्स? सौरभ जी, जैसे हम बात करते हुए आ रहे हैं पूरे करीब करीब पिछले 6 महीनों में, तो मैं हमेशा सोचता था कि यूएस में जब जब तक इंटरेस्ट रेट्स हाई है और डॉलर जब तक स्ट्रांग है, तब तक हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स पे प्रेशर रहेगा और एफआई फ्लोज पे भी प्रेशर रहेगा। सो अब तक तो वो चला, लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखें पिछले हफ्ते यूएस को लेकर के एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला। आई होप कि वो यहाँ से भी आगे जा करके बरकरार रहे। अगर वो बरकरार रहता है, अगर वहाँ पे समझिए पहले एक पॉज होता है और आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जब रेट हाइक्स हो रहे होते हैं तब आर्थिक व्यवस्था तेजी में होती है, और जब रेट हाइक्स ये लोग तभी करते हैं जब आर्थिक व्यवस्था में मंदी आती है। तो आगे जाकर के अगर यूएस में सॉफ्टनेस देखने को मिलता है तो शायद डॉलर अपनी स्ट्रेंथ छोड़ेगा, और डॉलर अपनी स्ट्रेंथ छोड़ेगा तो हमारे भी इंटरेस्ट रेट के प्रेशर हटेंगे और एफआई फ्लोज के प्रेशर भी हमारे हटेंगे। ये बाउंड मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपके सवाल से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जब जब स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन होती है और एफआईआईस का अभाव होता है, तब नॉर्मली हम देखते हैं कि सिक्लिकल्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब में ही मूवमेंट देखने को मिलता है। और आपने जो इंडाइसेस के बारे में जिक्र किया, अगर मार्केट का इस तरीके का रुख रहा और यूएस का भी इसी तरीके का सिनारियो रहा, तो आने वाले थोड़े समय में जो इंडाइसेस का आपने विश्लेषण बताया वो शायद चेंज हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाकर के रोटेशन देखने को मिले, सेक्टर्स में भी रोटेशन देखने को मिले और मार्केट कैप्स में भी रोटेशन देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप इस समय कहाँ रोटेशन कर रहे हैं? फिर कौन से सेक्टर्स में इस समय पैसा डाल रहे हैं? अनुज जी, जैसा आपने डिस्क्राइब किया, जैसे अगर आप देखें तो आमतौर पे जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उसका जब भी विश्लेषण होता है और जो सबसे बड़े बैंक का आजकल ज्यादा विश्लेषण हो रहा है, तो एक चीज पे लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि भाई उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस और फंडामेंटल्स पे तो जरूर ध्यान देना ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन दूसरा ये भी देखना चाहिए कि भाई मार्केट में फ्लोज किस तरीके के हैं। सो अगर आगे जा करके जो मैंने बताया यूएस का सिनेरियो चेंज होता है, उससे एफआई फ्लोज का भी सिनेरियो अगर चेंज होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी स्ट्रेंथ है उसमें, काफी इंटरेस्ट है ग्लोबली इंडिया में इन्वेस्ट करने में। वो तो यही होता है कि भाई जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो थोड़े समय के लिए लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडेक्स में अगर 10-12% बनना है और रुपये में 4-5% टूटने का डर है, तो रुक जाएगा वो पैसा। लेकिन आगे जाकर के अगर वो पैसा आता है, तो जो भी आपने बैंकिंग सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस जैसे डिस्क्राइब किया है वो शायद चेंज हो सकता है। दैट इज व्हाट आई मेंट कि भाई सेक्टर रोटेशन, तो जो पिछले साल 1.5 साल में अंडर परफॉर्म किया है, अगर आप देखें बिग आईटी है, बैंकिंग है, कंज्यूमर बड़े बारिंग एक दो कंज्यूमर स्टॉक्स है, फार्मा है, तो काफी सारा रोटेशन देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। आशीष जी, एक दो स्पेस जो इस वक्त ओवर हीटेड हैं और शायद उनका ये बिहेवियर ग्राउंड रियलिटी भी रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ रियल स्टेट की। आपने ओवरऑल रियलिटी के नंबर्स देखे, डीएलएफ के नंबर्स देखे। ये जो बहुत मजबूत प्लेयर्स हैं अब हर मार्केट में, और खोखले नहीं। आप देखिए पिछले 5 वर्षों में इन्होंने अपने डेट बर्डन को कम किया है। अल्टीमेटली इंटरेस्ट बर्डन्स काफ़ी कम हो गए हैं। प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, स्पेशली 2021 के बाद। जिस क्वांटम में रियल स्टेट प्राइसेस भागे हैं, क्या अभी भी आपको रियल स्टेट इन स्टॉक्स में बड़े अपस्विंग की पॉसिबिलिटी लग रही है? रियल स्टेट प्लस रियल स्टेट एंसिलरी, आशीष जी। सो वीरेंद्र जी, एक्चुअली अगर आप देखें अंडरलाइन की अगर बात करते हैं, पहले एसेट क्लास की अगर बात करते हैं, या रियल एस्टेट, हाउसिंग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इसकी अगर अंडरलाइन की बात करते हैं तो अंडरलाइन में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि लोग टिप्पणी करते हैं कि भाई मुंबई में, दिल्ली में, हमारे यहाँ पे रेंटल इनकम बहुत पुअर है, 2% यील्ड है, 3% यील्ड है, इस तरीके की बातें लोग करते हैं रियल एस्टेट को लेकर के। लेकिन उसके पीछे का मैसेज ये है कि भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड यूजर मार्केट्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड यूजर मार्केट्स है। इसीलिए लोग हमेशा हाउसेस खरीदते रहते हैं, और अगर हर बार एंड यूजर ही खरीदने वाला है
किसी भी भाव में, ऊपर के भाव में अगर एंड यूजर ही अगर खरीदने वाला है तो जाहिर सी बात है कि भाई रेंटल यील्ड उसका कम रहेगा और जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसके लिए वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। और मुंबई, दिल्ली इस तरीके के जो मार्केट्स है जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑपरेट भी करते हैं, वहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाई माइग्रेटरी पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पे लोग आके बस जाते हैं और अल्टीमेटली एंड यूजर के पास पूरा माल चला जाता है, इसीलिए रेंटल यील्ड्स कम होते हैं। और रियल एस्टेट और एक चीज ऐसा है कि भाई एक बार जैसे दाम बढ़ने लगते हैं तो उसमें फोमो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले 10 साल में या एटलीस्ट पिछले 5 साल में, 2021 के पहले जैसे आपने बताया, इट ऑलमोस्ट बिकेम फैशन टू से कि भाई घर खरीदना नहीं चाहिए, आपको हमेशा रेंट पे रहना चाहिए, न्यू एज थिंकिंग है, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे यहाँ पे एक सोशल प्रेशर है घर खरीदना चाहिए, और जनरल बिलीफ ये है कि भाई हर एक इंसान का अपना घर होना चाहिए। तो दाम बढ़ने से डिमांड एक्चुअली बढ़ती है। नॉर्मली हमको सिखाया जाता है दाम बढ़ने से डिमांड घटना चाहिए, ऐसा नहीं है एक्चुअली। एक थोड़े समय तक, जब तक इंटरेस्ट रेट्स अनअफोर्डेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक इसमें डिमांड और मोमेंटम बढ़ते रहता है। तो शेयर प्राइसेस डेफिनेटली काफी चल गए हैं, शायद एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं, एक्सपेंसिव है, तो शेयर प्राइसेस में लीड एंड लैग बना रहेगा। लेकिन अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले थोड़े समय में ये साइकिल एक्चुअली चलेगा। और जितने लोग आर्थिक व्यवस्था पे बहुत बुलिश है, इक्विटी मार्केट्स को लेकर के बहुत बुलिश है, वो रियल एस्टेट के ऊपर बेरिश नहीं हो सकते हैं। पिछले 10 साल का, 2010 से 2020 का जो दशक है, उसका एग्जाम्पल बार बार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, बैंक लेंडिंग को लेकर के प्रॉब्लम्स थे, काफी सारे इश्यूज थे उसमें। लेकिन वो दौर अब निकल गया, और वहां से अगर हम एक नॉर्मलाइज्ड देखते हैं तो अंडरलाइंग डिमांड काफी स्ट्रांग है। ओके, अच्छा आशीष जी, अब थोड़े से कुछ ऐसे तबके बाजार के जिसको लेकर कंसर्न आरबीआई था और रहा है, और कल भी उस स्टेटमेंट ने आई थी बाजार का मूड बिगाड़ा। एनबीएफसीज, या फिर सही मायने में अनसिक्योर्ड लोन्स, और शायद ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप और मैं हर रोज़ दिन में 3 कॉल्स, अगर आप देखें, इन लोन्स के लिए रिसीव करते भी हैं। क्या स्थिति आपको लग रही है एनबीएफसीज की इस वक्त? इस प्राइसेस पे आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि जो 2 बड़े मेजर स्टॉक्स थे एनबीएफसीज में, वो थोड़ा सा कोलैप्स हुए भी हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया भी है। आपका एनबीएफसीज पे आउटलुक, जो पिछले 15-20 दिन में गतिविधियां रही हैं, न्यूज़ फ्लो रहा है, उसके मद्देनजर? वीरेंद्र जी, एक्चुअली अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखें तो फाइनेंशियल्स में ओवरवेट जरूर होता है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और जैसा मैंने कई बार आपसे बात की है, या तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बड़े बैंक्स होते हैं, अगर पीएसयू होता है तो जो सबसे बड़ा बैंक है उसी का प्रेफरेंस रहता है। और दूसरा चीज ये है कि कैपिटल मार्केट लिंक्ड एंटिटीज के द्वारा ज्यादा हमारा एक्सपोजर रहता है, तो पूरा का पूरा जो हमारा कैपिटल मार्केट का इकोसिस्टम है। लेकिन अगर आप एनबीएफसीज को देखें तो एक आध जो बड़े एनबीएफसीज, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, अब तो एचडीएफसी नहीं है, खैर मर्ज हो गया, लेकिन बजाज फाइनेंस है, या समझो चोलामंडलम है, तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखते हैं तो जो मैं पोर्टफोलियोज है उसी में से बोल रहा हूँ कि एक दो बड़े एनबीएफसीज के अलावा ज्यादातर हमारे यहाँ पे एटलीस्ट स्पेशली अनसिक्योर्ड ज्यादा काम होता है, या जैसे जैसे बहुत एक वो हो गया कि भाई ऐप के ऊपर ही लेंडिंग कर देंगे, एनालिटिक्स देख के, सोशल मीडिया बिहेवियर देख के, सबको देख के, तो उस पर कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है फ्रैंकली। फाइनेंशियल्स को लेकर के जनरली हम लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहते हैं, क्योंकि ऑल सेड एंड डन लीवरेज बिजनेस है, 10x लीवरेज बिजनेस है। तो एक आधा बड़ा एनबीएफसी को छोड़ करके हमारा एनबीएफसी में नेग्लिजिबल एक्सपोजर है, और वैसा ही रहा है एक्चुअली। ओके, अच्छा आशीष जी, अब एक रिस्क जो इस समय मार्केट के लिए निकल कर आ रहा है वो है इलेक्शंस। क्या मार्केट में ये अभी प्राइस इन है, या अभी इसके बारे में बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगी? मार्केट के बारे में कुछ भी, किसी भी चीज को लेकर के मार्केट में आश्वस्त रहना तो जल्दबाजी ही बोलेंगे एक्चुअली स्पीकिंग। बट जनरली जो मैं लोगों से बात करता हूँ या जो भी समझ में आता है, तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि भाई कंटिन्यूटी प्राइस इन हो रही है जनरल इलेक्शन को लेकर के। और फिर ये भी है कि भाई स्टेट इलेक्शंस की वजह से हेडलाइंस तो बनते ही है, किस स्टेट में अलग परफॉर्मेंस, किस स्टेट में अलग परफॉर्मेंस, कहीं पॉजिटिव सरप्राइज, कहीं नेगेटिव सरप्राइज। तो स्टेट इलेक्शंस को लेकर के वॉलेटिलिटी हो सकती है, तरह तरह के हेडलाइंस और फ्यूचर प्रोजेक्शंस और फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज के बारे में डिस्कशंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो उससे मेरा मानना ऐसा है कि वॉलेटिलिटी और टर्बुलेंस हो सकती है, तरह तरह के पहलू सामने रखे जा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो एक तरीके से आश्वस्त है कि कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी अगले साल जनरल इलेक्शन में।
that is what the price seems to. आशीष जी, एक और चंक बाजार का जिसने पिछले 6 महीने में बहुत तीव्र गति से पैसा बना के दिया है, उस पर आपकी राय चाहूँगा। ये ऑटो में, स्पेशली टू व्हीलर स्पेस में, जो बजाज ऑटो ने किया एट ऑल टाइम हाई, एक वर्टिकल राइज, हीरो मोटोकॉर्प स्टिल कंटिन्यूइंग, टीवीएस मोटर्स पहले से ही बहुत स्ट्रांग था। आप अब एज ए फंड मैनेजर, मतलब क्या व्यू रखते हैं यहाँ पर? इतना जल्दी, इतना तीव्र स्विंग, क्या प्रॉफिट्स को कुछ यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? और आप लोगों ने क्या कुछ थोड़ा सा एग्जिट किया है यहाँ पर? और थे स्टॉक्स कौन कौन से आप लोगों के पास? वीरेन जी, ऑनेस्टली हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा टू व्हीलर्स नहीं थे एक्चुअली पोर्टफोलियो में। तो इसके ऊपर एक तरीके से राय लेना हमारे लिए कह सकते हैं कि प्रीमेच्योर होगा। लेकिन जनरली मैं जनरल पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि जो कोई इन्वेस्टर्स हैं, इनका हमेशा मल्टीबैगर्स ढूंढने का या अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो का स्टॉक्स देखने का पर्सपेक्टिव रहता है। एज अ फंड मैनेजर हम लोगों का हमेशा BSE 500 को कंसिस्टेंटली बीट कैसे किया जाए उसका पर्सपेक्टिव रहता है। तो अगर आप एक फंड मैनेजर और इंडेक्स को बीट करने के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे, तो जहां पे भी मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब समझिए 6 महीने के अंदर अंदर, थोड़े समय पहले हम लोग बात कर रहे थे स्मॉल कैप मिड कैप है, जैसा भी आपने बताया ऑटो सेक्टर, तो जहां पे भी 3-6 महीने में एक्सपेक्टेड से ज्यादा मूवमेंट मिल जाए और वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाए, आमतौर पे या तो हम उसमें एक्सपोजर कम करते हैं या तो निकल के कहीं और रिडिप्लॉय करते हैं जहाँ पे रिलेटिव वैल्यूएशन बेटर रहेगा। और अभी अगर आप, जैसे हमने पहले बताया, मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप स्पेस, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज